Somebody please help me to confirm that whether my screen is visible. Yes, sir, Yes, it's sir, visible. visible. Okay, thank you so much. Now, very good evening to all the students who have cleared PhD interest test 2025 as well as who were exempted from the PhD entrance test 2025 because they might have cleared GSET, NET, or GATE or some equivalent exams as per the UGC as well as यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन। सबसे पहले कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट अपने आप को म्यूट रखें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन this orientation meeting on post PhD entrance test as well as PhD एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ, सो विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। हमारे मतलब एज फार एज अवर इंडिया इज कंसर्न, भारत देश की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले यू विल सरप्राइज टू नो दैट लेस देन 0.5% स्टूडेंट्स इन इंडिया जो पीएचडी कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन मींस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी, दिस एवरीथिंग व्हिच आर कवर्ड इन हायर एजुकेशन बेसिकली, और बीटेक, एमटेक, एनी डिग्री, बैचलर और मास्टर। तो भारत देश में अराउंड 40 मिलियन, 4 करोड़, मतलब वो हमारी 130-140 करोड़ की जो आबादी है उसमें से सिर्फ 4 करोड़ ऐसे स्टूडेंट है, यंगस्टर है जिसको हायर एजुकेशन मिलता है। उस 4 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट पूरे भारत देश में ऐसे है जिसको पीएचडी करने का मौका मिलता है, ये इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। बाकी सब स्टूडेंट को इधर पढ़ने का मौका नहीं मिलता, या पढ़ने के बाद जल्दी से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, या वो पढ़ नहीं पा रहा है। ओके, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी पर्सन हु ऑल आर हियर कि आप लोग ये जो जो क्रीम है, मतलब जो एजुकेशन की क्रीम है, यू आर एलिजिबल टू अचीव दिस डिग्री नाउ। ओके, सो पीएचडी स्कॉलर जो बात करते हैं, तो पीएचडी स्कॉलर जो एकेडमिक का अलग अलग ग्रुप होता है। हम लोग किसी सिटी में बात करते हैं कि पोस्ट एरिया है, ओके, तो थोड़ा डेवलपमेंट एरिया, डेवलप्ड एरिया। तो पीएचडी स्टूडेंट दे आर बिलोंगिंग बेसिकली फ्रॉम एलाइड एकेडमिक ग्रुप। ओके, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री जो हम अचीव करने जाएंगे। ओके, हर 200 में से अकेला बचा, अगर चार मतलब 4 करोड़ स्टूडेंट में से अगर सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट पीएचडी होते तो सोचो कि 200 में से एक बच्चा पीएचडी हो सकता है। वो चांस आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो। ओके, इट्स नॉट डिग्री, सिर्फ ये डिग्री नहीं है, पीएचडी इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एज वेल एज इट इज अवर ड्यूटी कि ये नेशनल, वी द पीपल हु आर परस्यूइंग पीएचडी, बेसिकली वी आर नेशनल एसेट्स। ओके, जो आने वाले फ्यूचर को, बिकॉज मेनी ऑफ द पर्सन दे आर डूइंग पीएचडी टू डू सम रिसर्च or to become any like faculty member or teacher or professor or scientist. Okay, so basically we will try to become a national asset. So PhD program का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है? Of course, as I already mentioned that this is the highest academic achievement so far. बहुत कम डिग्री है जो पीएचडी के ऊपर, जस्ट लाइक पीडीएफ एंड एवरीथिंग, बट ओवरऑल पीएचडी इज अ हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट। PhD helps to create knowledge. Okay, basically one is able to do original research, or they are able to do some like innovation. Okay, patent, nowadays the new term is coming. Okay, there is patent. Okay, copyright. Okay, so we are able to do so. Then in nation building, we all knows कि India was earlier just after the freedom, we so far, okay, हम लोग धीरे धीरे अभी हम लोग डेवलप कंट्री की ओर जा रहे हैं। एंड यू नो आवर गोल, आवर कंट्रीज गोल 2024 47, जो विकसित भारत एट द 2047। ओके, सो
The PhD student, basically, we all will help you, okay, this nation to become a developed country. Okay, support India's growth in science, technology, education. I think Miss Niyati, she is trying to do some correction on screen. Just Niyati, please don't touch your screen. Okay, then PhD students are able to solve the real problem. Hello? Okay. Just hold a minute. Okay, so PhD student are lucky enough to solve the problem. Okay, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जो साइंस में पीएचडी करते हैं वही एक कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं. Okay, the person who are doing PhD in arts field, language field, even economics field. Okay, you see the great economist of India. Okay, कि उनके एक फंडा से एक रिसर्च आइडियाज ने कितने अच्छे अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व किए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व किए. The person who are doing PhD in the field of management, business, you see the Gujarat region, the one of the developed state in India. Okay, so इसमें कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट और कॉमर्स रिलेटेड जो फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनका कहीं योगदान रहा होगा. ओके, देन ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन. आप पीएचडी स्टूडेंट बन के ना कि सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करते हो या फिर नॉलेज करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यू आर वेल इनफ टू डू सम यूनिक रिसर्च, ओके, तो आपको ग्लोबली वर्ल्ड में आपको कोई रिकॉग्नाइजेंस भी मिल सकता है. देन ऑफ कोर्स मेंटरशिप एंड टीचिंग. You are the person, you will be the person, because इसमें से I think more than 60% candidate who are already NET or GSET cleared, they are eligible for professorship. Okay, so and after the PhD also we all will be eligible for professorship, teaching or facultyship any. So हम लोगों को next generation को train करने का मौका मिलता है. It's a huge responsibility. Okay, then research and development backbone of the country and critical thinking and innovation. So PhD प्रोग्राम करने के लिए जस्ट मिनट. यस, सो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. ओके, आई सी since the day you applied for this PhD entrance test, okay, we are in touch, means especially research and development department is in touch with many students. Okay, so we have identified that हम कुछ बच्चों को ये भी बताएं कि PhD स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी सब्जेक्ट इन द पीएचडी नाउ, अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें, अभी तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ट्रेंड है. Even the person who is doing some economic PhD in economic, they can work with chemists, they can work with geologists, they can work with any person who is doing research in management and all. Okay, if I am working in science, I will have to take help from the person who is working in English, कि लैंग्वेज किस तरीके से करना है, हाउ टू डिस्क्राइब माय साइंस इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी एंड ऑल. ओके, तो सबसे पहले हम सबको हमारा खुद का सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए. ओके, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, और मास्टर्स के बाद हम पीएचडी करते हैं. मास्टर्स में हम जो जिस सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे ने हिंदी में मास्टर्स किया है, हम उतनी उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट वो बैचलर या मास्टर के बच्चों को पूरा पढ़ा सके, तब हम उसको मास्टर्स बोलते हैं. ओके, तो हमका हमारा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल और एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए. मैं आज बहुत बार देखता हूँ कि हम लोग जब भी बच्चों को एक मेल भेजते हैं, ठीक है, हम लोग बच्चों को मेल भेजते हैं, बच्चे मेल पढ़ते नहीं और तुरंत फोन करते हैं, सर इसका क्या करना है हमको. अरे भाई, पहले जाओ मेल पढ़ो, समझ में ना आए तो आजकल भगवान ने हमको दिमाग दिया है, दिमाग ने एआई बनाया, तो एआई को बोलो कि भाई इसने इंग्लिश में लिखा है, उसका हिंदी गुजराती में क्या होता है. ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं करता, कोई स्टडी नहीं करता, डायरेक्ट फोन करता है, क्योंकि बोले हाँ लिखा है ना कॉन्टेक्ट नंबर, कोई ना कोई जवाब दे देगा. ओके, और दूसरा की विलिंगनेस होनी चाहिए कि कुछ रीड करने की, कुछ लर्न करने की. ओके, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड वो जो सिंपली नोट्स बनती थी उससे डे बाय डे नॉलेज इज इंक्रीजिंग. ओके, मटेरियल नया नया आ रहा है, कंटेंट नया नया आ रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा रीड करने की और नई नई चीजें सीखने की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस सबसे बड़ी एक बात जो लेकिन हमको लग रहे हैं आज के जमाने में यंगस्टर में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस. ओके,
टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ रिसर्च और फॉर्मेट और इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने जब पीएचडी का फॉर्म भरा था तभी हमने सब कुछ लिख के दे दिया था फॉर्म के लास्ट पेज पे। उसके बाद भी यू विल नॉट बिलीव, कम से कम 50 बार मैं बच्चों को वही चीज समझा रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने या बच्चों ने वो रूल्स और रेगुलेशन पढ़े ही नहीं है, बस लास्ट पेज पे साइन करके फॉर्म सबमिट कर दिया। ओके। सो अभी आप जब नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हो, मे बी आफ्टर जो पीएचडी एडमिशन प्रोसेस यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, तो आप लोगों को सभी जितने भी अपडेटेड फॉर्मेट्स, टाइमलाइंस, रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूजीसी ने एक गाइडलाइन 2022 में दे दी ना। व्हाट आर द फर्दर गाइडलाइन जो आपको असिस्ट कर सकती है आगे का काम इजी करने के लिए और इजी गोइंग करने के लिए। ठीक है। देन फॉलो यूनिवर्सिटीज एज वेल एज फंडिंग एजेंसीज प्रोटोकॉल। यूनिवर्सिटी है, यूजीसी है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो उसने जो जो भी रूल्स बनाए हैं, पीएचडी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको फेलोशिप का अवार्ड मिलेगा, फेलोशिप रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फेलोशिप। कहीं कहीं सब्जेक्ट में तो फेलोशिप ही 60-70 थाउजेंड मिलती है पर मंथ फॉर 5 इयर्स। ओके। तो जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, ठीक है, या आपको मालूम ही नहीं किस तरीके से अप्लाई करना है, या फेलोशिप मिल गए तो उसको किस तरीके से अवेल करना है, तो मे बी यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। देन मेंटेन रिसर्च रिकॉर्ड एंड एथिकल कॉम्प्लायंस। आपको जो भी आगे रिसर्च करने वाले हो तो उसका आपको रिसर्च का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और देर आर समथिंग कॉल एथिक्स। ओके। तो जितने भी एथिकल प्रैक्टिस यू ऑल विल लर्न वंस यू विल स्टार्ट योर पीएचडी, वी विल बी हैविंग वन पीएचडी कोर्स वर्क जिसके अंदर हम आपको एथिक्स भी पढ़ाएंगे। देन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। ओके। विथ रिस्पेक्ट टू डेडलाइन आपको सबमिशन करना है सभी चीज का। अगर आज के डेट में हमने बोल दिया कि भाई 15 तारीख में आपको इतना चीज सबमिट करना है, तो पोस्ट 14 को हो जाना चाहिए, 15 की सुबह को वो हमको स्टार्ट नहीं करना है कि शाम को 6 बजे खत्म कर देना। नो। ओके, यू शुड बी पंक्चुअल। देन मेंटेन कंसिस्ट इंटरेक्शन विद सुपरवाइजर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर 400 बच्चे हैं। ठीक है। लेकिन मुझे हम लोग आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा तो ना कोई मेल करता है, ठीक है, ना कोई फोन करके पूछ रहा है। ठीक है। फिर लास्ट मोमेंट पे जब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, देन उनको होता है कि भाई अभी हमको जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम ये कैसे करेंगे। उससे अच्छा है आप कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रखो जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो। एंड अटेंड डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी मीटिंग्स। पीएचडी हो जाने के बाद देर आर टू ऑप्शन, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ओके। देन ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद योर डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स एकेडमिक एंड टेक्निकल अपडेट्स आपको रहना पड़ेगा, एकेडमिकली या टेक्निकली। जिसके अंदर सबसे पहली बात आज से ही आप अपने दिमाग में बैठा दो, रेगुलरली चेक योर ईमेल एंड ऑफिशियल नोटिस। वंस यू आर, आज समझ लो कि आज अगर आपको किसी को बोल दिया जाए कि भाई आपके जो लकी ड्रॉ लगने वाला है, यहाँ एक ड्रॉ करूंगा और जो ड्रॉ जीतेगा उनको भाई 5 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा बोल दूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि दिन में 4 बार आप लोग चेक करोगे वेबसाइट कि मेरा नाम है कि नहीं है। सो व्हाई डोंट यू चेक द वेबसाइट ईमेल फॉर योर रिसर्च। ओके। सो रेगुलरली चेक, देन स्टे इन्फॉर्म अबाउट द रिसर्च डेवलपमेंट। अगर आपने पीएचडी स्टार्ट किया था तब कोई अलग साइंस था, अलग नॉलेज था। आपके पीएचडी स्टार्ट करने के बाद अगर ट्रेंड बदला है, ट्रेंड अपडेट हुआ है, तो आपको आपके ऐसा नहीं कि भाई मैंने जो टॉपिक पे लिखा था उसमें पीएचडी करना है। हो सकता है आपने कुछ लिखा उससे ऑलरेडी अपडेट हो चुका, तो यू टू गो अहेड। ओके। तो यू हैव टू बी अपडेटेड। देन एडॉप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई टूल्स एंड एडवांस सॉफ्टवेयर। आप लोगों को, आप मानो या ना मानो, बट नेक्स्ट जो जनरेशन, नेक्स्ट जो ट्रेंड आ रहा है, इट इज नाउ डिजिटल ट्रेंड। ठीक है। जब मुझे एक अच्छा सा कोई कंटेंट लिखने के लिए, अच्छा सा डेटा को एनालिसिस करने के लिए जब कोई करके दे रहा है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एआई को बोलो कि तुम्हारा पूरा पीएचडी करके दे दे। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू असिस्ट यू। ओके। तो यूज दिस प्लेटफॉर्म, बी अवेयर विद दिस प्लेटफॉर्म, और अपने आप को यूजर फ्रेंडली आपको करना पड़ेगा। देन डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, रिसर्च एंड एकेडमिक अपडेट्स दैट यू हैव टू सी। नाउ आपने जब पहली बार फॉर्म भरा था तो फॉर्म के लास्ट पेज में हमने कुछ बातें लिखी थी। ओके। आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे स्टूडेंट ने वो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, आई डोंट नो। लेकिन विल जस्ट रिवाइज दिस थिंग। सबसे पहले कि आपने जो पीएचडी स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने ऐसा बोला था
कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट में मतलब मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% होने चाहिए। ओके। और इवन वी डिजायर कि आपके भाई ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 52% 50% मार्क होने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज वेल एज गवर्नमेंट, जो बच्चों को 55% मार्क नहीं है, उन बच्चों को 5% रिलैक्सेशन दिया जाता था कि आपको पीएचडी प्रोग्राम एनरोल में जो बच्चे एससी, एसटी, एससीबीसी एज वेल एज फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन था। इट मीन्स कि जो बच्चे उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 50 से ऊपर परसेंट होने मिनिमम चाहिए। देन दूसरा जो आप सब कर चुके हो, द क्वालिफाइड द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2025, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीएचडी एडमिशन 2025 विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट। आप सबको मालूम है कि आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में दो प्रश्न थे, 1 to 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 51 to 100 इट वाज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो टोटल 100 जो मार्क का एग्जाम लिया गया था, उसमें आपको 50% से ऊपर है, देन ओनली आप लोग पीएचडी एंट्रेंस क्लियर कर चुके हो। बट द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम एससी, एसटी, एससीबीसी एंड फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, उनको 5% का रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी रेगुलेशन। तो वो बच्चे को अगर 45% से ऊपर मार्क है, मतलब वो स्टूडेंट भी पीएचडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। ओके। बट ये बात हमेशा ध्यान रहे कि द पासिंग द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डज नॉट गिव एन गारंटी टू अ स्टूडेंट टू बी गेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंट हमने बोले गए थे पॉइंट नंबर फर्स्ट और टू में, वो आपको सिर्फ एनेबल कर रहे हैं फर्दर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के लिए। ओके। जो बच्चों ने यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, नेट, सेट, स्लेट, जीसेट, जेस्ट जैसी एग्जाम्स पास किए और एलाइड नेशनल एग्जाम्स पास की है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कच्छ यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट के पास नेशनल लेवल की फेलोशिप है, बिकॉज नेशनल लेवल की फेलोशिप भी आपको एक एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के बाद मिलती है। सो द डीएसटी इंस्पायर, डीएसटी डब्ल्यूएस, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ एंड अलाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फेलोशिप होल्डर है। और जो स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट है और एनआईआर स्टूडेंट है और जिसके पास टीचर्स फेलोशिप के होल्डर है, ऐसे स्टूडेंट को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में से एग्जामेशन दिया गया है। ओके। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर पीजी मार्क। सेकंड क्राइटेरिया आइदर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करो और आप लोग एग्जामेशन हो जाओ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। आपको जो अगस्त में हम लोगों ने जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिया था, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का सीट बोल सके, दिस आर द वैकेंट सीट कैटेगरी वाइज एंड टोटल, उसके अगेंस्ट में आपने फॉर्म भर के एग्जाम दी है और अप्लाई किया है। ओके। सो हमने उसी टाइम लिखा था कि द नंबर ऑफ वेकेंट सीट में वेरी टाइम टू टाइम। ये बोलने का हमारा मतलब ये था कि जिस दिन हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उस टाइम फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर 5 सीट थी, और हो सकता है कि वो एग्जाम हम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर पाए हैं 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। तो ये 6-7 महीने में अगर कोई भी स्टूडेंट अवार्ड हो चुके हैं पीएचडी के, या फिर कोई नए पीएचडी सुपरवाइजर को रिकॉग्निशन मिला है, तो ऑफकोर्स सीट बढ़ेगी। तो ये लिखने का मतलब ये था कि जो आपने पहले सीट के अपोज में जो अप्लाई किया था, आज जो सीट बढ़ चुकी है, हो सकता है कि आज आप देख रहे हो कि जिस जिस महीने में जो स्टूडेंट आज यहाँ पर पास आउट हुए, पीएचडी स्टूडेंट जो पास आउट हुए, तो ये जस्ट आई वांट टू कंफर्म दैट उस टाइम जो सीट थी उससे कम नहीं होगी, लेकिन उससे बढ़ गई। दैट इज गुड न्यूज फॉर यू पीपल। ओके। अब पीएचडी एडमिशन के लिए दो टाइप के एप्लीकेंट है हमारे यहाँ। ठीक है। सो एक है जनरल एप्लीकेंट्स। जनरल एप्लीकेंट्स मींस आप सभी लोग जिन लोगों ने पीएचडी का एग्जाम दिया है या एग्जामिनेशन हो चुके हैं, और आप सभी लोग रजिस्टर हो सकते हो पीएचडी गाइड, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहे हो या फिर हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के फैकल्टी मेंबर हो। ओके। दूसरे जो इसमें एक स्टूडेंट का जो एप्लीकेंट का एक जो फॉर्म है, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेंट फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2022, अगर ऐसे स्टूडेंट
For example, they are working in ISRO, they are working in ISR, they are working in बिग स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ऐसे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, अगर वो उनके ही साइंटिस्ट के अंदर रजिस्टर करना चाहता है, ठीक है, तो वो भी उन्होंने अप्लाई किया है, बिकॉज द क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के रूल्स के हिसाब से वहां के साइंटिस्ट को भी गाइडशिप दी है। तो जनरल एप्लीकेंट एक पूल है जिसमें सभी लोग यहाँ के यूनिवर्सिटी के गाइड्स और यहाँ के एफिलिएटेड कॉलेज के जो गाइड्स है उसमें अप्लाई, उसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्लाई किया है, दे कैन रजिस्टर, दे ओनली कैन रजिस्टर अंडर द साइंटिस्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये जो उनके साइंटिस्ट को उनके स्टूडेंट को गाइड करने के लिए गाइडशिप दी गई है। ओके, देन सीट कोटा की बात करें तो 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी ओनली। अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर 100 सीट है तो 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, 8% सीट्स आर रिजर्व फॉर द अदर स्टेट यूनिवर्सिटी विद इन द गुजरात, मतलब कच्छ के बाहर की सभी यूनिवर्सिटी लेकिन गुजरात के अंदर की, और 2% जो स्टूडेंट रजिस्टर होंगे वो आउटसाइड स्टेट ऑफ गुजरात। दिस इज फॉर जनरल एप्लीकेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल सम पर्सन हु आर वर्किंग इन फॉर एग्जाम्पल लाइक इसरो, ओके, और इसरो की कोई या फिर ओएनजीसी में कोई काम कर रहे हैं, अभी ओएनजीसी है ही नहीं यहाँ पर गुजरात में, देहरादून के ओएनजीसी का साइंटिस्ट को हमने गाइडशिप दिया है, सो इन दैट केस वो स्टूडेंट उनके गाइडशिप के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। ओके, तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, पास करने के बाद, या तो फिर उसमें से एग्जामिनेशन लेने के बाद जो प्रोसेस है, द फर्दर प्रोसेस इज, आप लोगों को जो पीएचडी का फाइनल रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है, अब आपको हम आपका सभी डेटा, हम मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका सभी डेटा हम आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को देंगे। ओके, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आदिपुर में हिंदी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, लॉ का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है, तो हम आपके गाइड को डेटा देंगे, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डेटा देंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल रिव्यू द डेटा, ओके, और वो आप लोगों को बुलाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओके, तो आज की मीटिंग के बाद, ओके, विद इन अ वीक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर कच्छ यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी सब्जेक्ट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, ठीक है, ये सभी चीज हम अपलोड कर देंगे। सो आप लोग अभी अपने सब्जेक्ट वाइज अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपने जाके या फिर उनको कांटेक्ट करके, ईमेल करके आप लोगों को कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब यहां से डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, डिपार्टमेंट विल डू द स्क्रूटिनी कि भाई इतनी सीट्स, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज की डेट में हर एक सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, वो उन डिपार्टमेंट को देगी। ओके, वो डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करके देन दे विल कॉल यू फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का जो दिन होगा उसी दिन आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा। मे बी ज्यादा संख्या हुई तो इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कैन गो अहेड फॉर 2 days 3 days, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स। ओके, पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो गया, उसी दिन या उसके 2-3 दिन में आप लोगों का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, तो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल गुजराती में 5 सीट है और 5 लोगों का मेरिट लिस्ट आ गया है, देन उसके बाद वो 5 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लोर द पीएचडी सुपरवाइजर्स, डिटेल्स ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर इंक्लूडिंग देयर एक्सपर्टाइज, ओके, इंक्लूडिंग देयर सब्जेक्ट नॉलेज, उनके कौन कौन से वर्क फील्ड में वर्क है, जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। आपका पर्सनल इंटरव्यू होने से पहले कच्छ यूनिवर्सिटी के हर एक रिसर्च सुपरवाइजर का डिटेल हम लोग वेबसाइट में अपलोड कर देंगे इंक्लूडिंग देयर सीवी। ओके, देन आप सबसे पहले उनका एक्सप्लोर करो, कैन यू ट्राई टू अप्रोच टू दैट सुपरवाइजर टू फाइनलाइज योर रिसर्च प्रपोजल। आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 3 से मिनिमम 3 वीक का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोग क्या बोलते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, रिसर्च प्रपोजल जैसे ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद जितने भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आए उतने ही बच्चों को डिपार्टमेंट वापिस एक प्रोसेस के लिए बुलाएगा, जिसको हम बोलते हैं आरडीसी, आरएसी और डीआरसी। आरएसी मींस रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, आरडीसी मींस रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी,
ओके, एंड डीआरसी मीन्स डायरेक्शन रिसर्च कमिटी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और आपकी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में आप लोगों को अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है। उस दिन आपके रिसर्च टाइटल फाइनल होगा, उसका ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी सब कुछ फाइनल होगा, और आप लोग आपने जो प्रपोज किए थे रिसर्च गाइड जिनके कंसेंट लिए होंगे वो आपके अप्रूव होंगे, और उसके बाद आपका फाइनल जो लिस्ट है पीएचडी का वो आपका डिस्प्ले होगा। सेम थिंग इन डिटेल, ओके, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑन द डे ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगी, ठीक है। आपको क्या क्या लाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाना है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। देन लिविंग सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि लास्ट सेमेस्टर की, डिग्री सर्टिफिकेट, ओके, ऑफ ऑल द डिग्रीज, बैचलर एंड मास्टर्स, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इन केस ऑफ एसीबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रूफ, अगर बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आपको जो आपने नेट जेआरएफ जीसेट का जितना भी एग्जाम का क्लेम किया था, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने नेशनल फेलोशिप ली थी, तो आपको ओरिजिनल अवार्ड लेटर भी लाना है उस दिन, और आपका वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाना है। उसके बाद जो एक दूसरा टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सॉरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। जो स्टूडेंट ने अपना मास्टर्स लास्ट डिग्री कच्छ यूनिवर्सिटी से किया है उनको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपना लास्ट डिग्री अदर देन कच्छ यूनिवर्सिटी से किया है वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ला सकते हैं। अगर नहीं लाते तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया तो हम उनको रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ टाइम स्पेंड देंगे जिसमें वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला स्टेप वन हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन वी हैव पर्सनल इंटरव्यू। हर एक स्टूडेंट को वन बाय वन आपको बुलाया जाएगा एक्सपर्ट पैनल के सामने, दैट इज नथिंग बट डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इट मे गोस फॉर लाइक हाफ एन आवर एटलीस्ट, ओके। और इंटरव्यू के बाद क्या होगा कि आप लोगों को जितने भी आपके बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट नॉलेज स्किल्स आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको मार्किंग दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट में क्या होगा, मेरिट लिस्ट क्या होगा कि विद इन 1 और 2 डेज आफ्टर द इंटरव्यू डिक्लेयर कर सकता है डिपार्टमेंट। मेरिट लिस्ट किसके बेस के ऊपर बनेगा, आपने जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में मार्क अचीव किए हैं, ठीक है, और जिस बच्चों ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में से जो एग्जाम हुए, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि भाई गुजराती सब्जेक्ट है, ओके, गुजराती सब्जेक्ट में 15 बच्चे पास हुए, 15 में से हाईएस्ट मार्क फॉर एग्जाम्पल 76 है, तो जो बच्चे एग्जामटेड थे उनको बाय डिफॉल्ट 76 मार्क गिने जाएंगे, ओके। तो उस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्जामटेड है उनके लिए हाईएस्ट का इक्विवेलेंट का 70% मार्क गिना जाएगा। अगर 100 में से 50 आए तो 70 में से कितने, ओके, 35, ओके। और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 35 मिलेंगे, तो 70 + 30 दोनों के मिला के जो आपने मार्क अचीव किए हैं उसके बेस्ड ऑन दैट मार्क आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सो यू जस्ट कीप इन माइंड कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास करना मतलब सिर्फ पीएचडी स्टार्ट होना नहीं है, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे स्कोर करना है और आपको मेरिट लिस्ट में आना है। मेरिट लिस्ट में आने का मतलब भी जरूरी नहीं पीएचडी हो गई, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, रिसर्च प्रपोजल सबमिशन करना होगा। रिसर्च पब्लिकेशन प्रपोजल सबमिशन के लिए आप लोगों को मिनिमम 3 वीक का टाइम दिया जाएगा। What to prepare in the proposal, title of the research, introduction, objective, methodology, expected outcome, motivation for the research, knowledge gap, ये सब आपको बोले, और रिलेवेंट रिसर्च कितना हो चुका है, ये सब आपको करके रिसर्च प्रपोजल करना पड़ेगा। अगर वो प्रपोजल पास होता है तो ही आप लोग क्या बोलते हैं पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो आप लोगों को और एक मौका दिया जाएगा रिवाइज करने का, मे बी 1 वीक का टाइम देके। उसके बाद भी अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो आपको पीएचडी प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट में था, जो पीआई के बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे, उनको मौका दिया जाएगा अपनी प्रपोजल सबमिट करने का। वंस योर रिसर्च प्रपोजल इज थ्रू ड्यूरिंग द आरएससी और आरडीसी, then only you can register for the PhD program, okay। Then
रिसर्च जो कमिटी होगा, देन दैट इज यूनिवर्सिटी लेवल सिस्टम ओनली। और फाइनल जब सिलेक्शन हो गया आपका आरडीसी से, तो आपको एक रिपोर्ट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो लेके आपको पीएचडी सेक्शन में आके पीएचडी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है, पीएचडी के फर्स्ट टर्म की फी भरनी है, एंड देन आप ऑफिशियली पीएचडी स्टूडेंट हो जाओगे। उसके बाद यू विल गो अहेड विथ पीएचडी कोर्स वर्क एज वेल एज टू अप्लाई एनी फेलोशिप, क्योंकि जो भी फेलोशिप में आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। विदाउट पीएचडी रजिस्ट्रेशन नोबडी विल गिव यू फेलोशिप। देन प्रिपेयरिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। दिस इज टू असिस्ट यू और टू गाइड यू कि पर्सनल इंटरव्यू क्या है, मतलब ओके, इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको कहीं भी, भाई क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री पास की है, ऑलरेडी आप लोगों ने पीएचडी के एंट्रेंस पास किए, तो फिर से वही का वही रिपीट नहीं होगा। ओके, पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली, द पर्पस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू टू assess your subject knowledge, your research aptitude and motivation for pursuing PhD। कि आप अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हो, सो व्हाट इज योर जनरल नॉलेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज योर रिसर्च ओरिएंटेशन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई कितने ये इसमें कितना प्रोटीन है, या फिर ग्राउंड का साइज क्या होता है, दिस इज नॉट साइंस, ठीक है। वहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में या लॉ के फील्ड में या कोई भी सब्जेक्ट के फील्ड में आपका क्या, उसका रिसर्च, आपका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और आप क्यों करना चाहते हो पीएचडी, कौन से फील्ड में, ब्रॉड एरिया में। उस दिन आपको आपका टाइटल वाइटल नहीं बोलना है, उस दिन आपको आपका ब्रॉड थीम बोलना है। टू अंडरस्टैंड द पर्सनल ऑफ दिस इंटरव्यू ऑल्सो, टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड अलाइंड विद डिपार्टमेंट रिसर्च फोकस। आपको यह भी देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसका रिसर्च फोकस क्या है, डिपार्टमेंट का एरिया का रिसर्च फोकस क्या है, जनरल ट्रेंड क्या है उस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से आपको जाना है। एंड ऑल्सो टू गिव, ऑल्सो टू जज योर कम्युनिकेशन स्किल, क्लैरिटी ऑफ रिसर्च एंड रेडीनेस फॉर द, आप कितने प्रिपेयर हो, आप कितने क्लियर हो रिसर्च के लिए, ये सब आपको बोला जाएगा। आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, बिकॉज इन द रिसर्च यू विल बी अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ योर मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन। ओके, सो आपके कोर सब्जेक्ट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन आपको ये क्लियर विजन हो चाहिए कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसने फॉर एग्जांपल हिंदी से दे वेंट इन लाइक एजुकेशन, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई केमिस्ट्री से एनवायरनमेंट में गए, लाइफ साइंस में गए। तो क्यों ये फील्ड चूज किया, आप इसमें रिसर्च क्यों आना चाहते हो, उसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसका ठोस रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मूड किया और हमने चेंज कर लिया टॉपिक, इट शुड बी नॉट लाइक दैट। ओके, देन आपका रिसर्च इंटरेस्ट को आपको प्रिपेयर करना है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो थिंक अबाउट द ब्रॉड रिसर्च एरिया और टेंटेटिव टॉपिक। आप लोगों को ये बोलना है कि भाई, ये नहीं बोल देना है कि भाई आई विल वर्क इन दिस टॉपिक, बट टेंटेटिव एक टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस वाले बच्चे बोल सकते हैं कि भाई मुझे, इन्वायरमेंट वाले बोल सकते हैं कि मुझे भाई एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके ऊपर काम करना है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके ऊपर काम करना है, अनयूजुअल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर मतलब ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसके ऊपर काम करना है। उस तरीके से इकोनॉमिक्स वाले बोल सकते हैं कि भाई इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमिक पे क्या असर हो रहा है, कोई नया अगर प्लान आया तो उससे क्या हो रहा है, तो देयर शुड बी सम प्रॉब्लम। टेंटेटिव ब्रॉड टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, ब्रॉड थीम होनी चाहिए। देन नो योर करंट करंट ट्रेंड्स एंड इश्यू विद द डोमेन। आपको जो भी डोमेन में काम करना चाहते हो उसका लेटेस्ट नॉलेज और करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और कौन कौन से उसमें चैलेंजेस है, कौन कौन से इश्यूज है दैट यू वांट टू सॉल्व बाय डूइंग द पीएचडी। ऑफ कोर्स उस टॉपिक के ऊपर रिसेंट में क्या क्या रिसर्च हुआ है। बहुत बार क्या होता है पता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जियोलॉजी का बच्चा हूँ, आई एम स्टूडेंट और टीचर ऑफ जियोलॉजी, आई विल टॉक अबाउट जियोलॉजी। जियोलॉजी की बात करें, मैं जाके बोलूंगा भाई मुझे अर्थक्वेक पे काम करना है, कच्छ में बहुत भूकंप आ रहा है, ठीक है। और कच्छ में बोला था कि लोडाई के आजू बाजू बहुत भूकंप आ रहे हैं, रापर के बच्चों के आजू बाजू आ रहे हैं, मुझे उस पर रिसर्च करना है, ठीक है। तो दैट इज नॉट द प्रिपेयर्डनेस। अब मुझे मालूम होने चाहिए कि भाई अगर अर्थक्वेक के ऊपर, कच्छ के ऊपर, रापर बचाव के ऊपर कितने रिसर्च पेपर आ चुके हैं, रिसर्च पेपर में लोगों ने क्या क्या बोला हुआ है, और क्या अभी भी अननोन है, ये नॉलेज गैप आपको उस टाइम होना चाहिए डोमेन में।
ठीक है, तो ये सब बातें होनी चाहिए। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड मोटिवेशन। ओके, कि बी रेडी टू एक्सप्लेन कि वाई पीएचडी, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, आप क्यों इसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो। बहुत बार आपको यहां भी बोला जाएगा कि यू आर द पर्सन, कि आपके दिमाग में ये चल रहा है मे बी इसके अच्छे एक्सपर्ट और इसके जो इसी डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, ही और सी इज इन सम अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तब मेरे पास ये भी हो सकता है कि भाई मेरे जो मैं यहाँ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, मेरा स्टडी एरिया भी यही है, यहाँ पर ये फैसिलिटी है। तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आप इसी डिपार्टमेंट में, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों करना चाहते हो, एंड व्हाट आर योर करियर गोल्स। अगर आपने अपने मास्टर्स में या कोई डिग्री में अगर आपने डेजर्टेशन प्रोजेक्ट इसी थीम पे किया हुआ है, यू गो विथ दैट रिपोर्ट, यू गो विथ योर फील्ड रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ट्रेनिंग रिपोर्ट, कैंप रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट। आपने एमएससी में या मास्टर्स में या बैचलर में, एमए, बीए या एमकॉम बीकॉम में, एमबीए बीबीए में अगर आपने कुछ रिसर्च किया, इनोवेशन किया, तो उसका रिपोर्ट लेके जाओ। लेकिन इतना याद रहे कि जो लिखा है वो दिमाग में होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि भाई रिसर्च हमने किया था 4 साल पहले, अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, किया था बात सही है, जेन्युइन था बात सही है, लेकिन अभी उसमें पढ़ के नहीं गए, अभी वो अंदर लिखा है वो आप बोल ही नहीं पा रहे हो, इट विल गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन ऑफ कोर्स, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, टेल अस समथिंग अबाउट योर रिसर्च इंटरेस्ट, हाउ डज योर रिसर्च बैकग्राउंड और प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस रिसर्च। आपका कौन ऐसा क्या बैकग्राउंड है कि आप प्रिपेयर्ड हो इस रिसर्च के लिए, डू यू हैव टेंटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस और एरिया। ठीक है, व्हाई डू यू चूज दिस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में वी हैव वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ गाइड्स। और केमिस्ट्री की बात करूं, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि केमिस्ट्री में हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, बहुत डाइवर्स हमारे पास गाइड्स है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये भी बोला जाएगा कि भाई आपको फिजिकल में करना है या फिर इनऑर्गेनिक में करना है, ऑर्गेनिक में करना है, तो आप क्या करोगे, किसके अंदर करोगे। तो आपको ये भी तब मालूम होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में इतने सुपरवाइजर की एक्सपर्टाइज ये है, हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी सम रीजन। हाउ डू यू प्लान टू मैनेज टाइम एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग पीएचडी। कोई आपको पूछेगा कि भाई आप फुल टाइम करोगे तो ठीक है, फुल टाइम करोगे तो आप पैसे कहाँ से लाओगे, मीन्स आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा। देन देयर शुड बी इन माइंड कि सर आई विल गो फॉर दिस फेलोशिप, आई विल गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल वर्क। और दूसरा कि इफ यू आर वर्किंग इन रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक दैट, तो आपको वो भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको सभी फेलोशिप का भी नॉलेज होना चाहिए कि आई एम बिलोंगिंग, आई एम नेट जारेफ और मैं मुस्लिम क्या बोलते हैं रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ फेलोशिप कॉल्ड मौलाना आजाद फेलोशिप दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर मुस्लिम स्टूडेंट। इफ आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ एनएफएसटी, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वो पोर्टल है, वो हमको तो तब उनको बोलना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से पीएचडी कर पाऊंगा। बहुत बार ये भी बोला जाएगा कि नहीं, आई विल डू जॉब एंड आई विल डू पीएचडी, सो हाउ यू विल मैनेज द पीएचडी। तब आपको उसका भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ओके, सो आपको हमेशा आपके जवाब क्लियर, कंसाइज और जेन्यून, ऑनेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को जब जवाब दो तो आपका मतलब दिमाग कहीं और है, बोल कुछ और रहे हो, माइंड का प्रेजेंस नहीं है। मेंटेन पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक एटीट्यूड। हमेशा पीए जब पर्सनल इंटरव्यू में जब भी आप जवाब देते हो तो बी पॉजिटिव, बी काम। पर कोई प्रश्न आता है तो शांति से 2 मिनट, भले कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसे हड़बड़ी में जवाब नहीं देना है। 5 सेकंड, 6 सेकंड लो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन गिव द आंसर। अवॉइड मेमोराइज्ड आंसर, बी नेचुरल। ठीक है, एंड ड्रेस फॉर्मली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड अराइव ऑन टाइम। बंद कर लाइट। हाँ, ओके, ओके, सो okay, so now if there is any questions, the platform is open.